अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने फाइनेंसर लेसर पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे एंड किया था और उसका एक जबरदस्ती सही लेकिन एक सवाल भी करा दिया था। सी फैप में डिस्क्लोजर तो खैर इतने नहीं है इंपॉर्टेंट। हाँ, IS 12 के बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी करना तो है। जो था ना डिस्क्लोजर ऑपरेटिंग लीज का, कुछ कुछ वैसा सा फाइनेंस लीज का भी है। कल जो सवाल बोर्ड पे किया था क्वेश्चन 3, गालिबन क्वेश्चन 3 किया था। क्वेश्चन 3 पे दोबारा है, उसका नोट बना के आपको समझाता हूं। अच्छा, अगर आप लीजेस को मजीद डिटेल से रिवाइज करना चाहें तो आप अपने तौर पे खुद ही कैप 7 वाला मटेरियल करेंगे, खुद ही। वो उतना सारा नहीं टाइम है। तो अगर आपको लगता है कि जरूरत है कि वो स्केड्यूल बनाने में मुश्किल है या इम्प्लिसिट रेट निकालने में या डबल एंट्रीज में मुश्किल हो रही है, तो कैप 7 वाला आप खुद ही रिवाइज कर लें। अगर काफी है जो कल किया तो बस ठीक है, काफी काफी। 2014 ईयर की एक तो एंट्रीज थी, वो मैंने कल बोर्ड पे कर दी थी। नोट बनाते हैं। इसमें नोट बनेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के नाम से। नोट नंबर 4 कर लेते हैं। एक तो एक डिस्क्रिप्टिव चीज है कि जो लेसर की एक्टिविटीज हैं उसके बारे में उसने बताना है। जो मैंने यहां नोट्स पे लिखा भी नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूं कि लेसर ने अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताना है। एक तो एक डिस्क्रिप्टिव चीज है। न्यूमेरिकल पोर्शन ये है कि एक तो बनेगा मेच्योरिटी एनालिसिस, और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऑपरेटिंग लीज में बताया था। लीज पेमेंट्स आर रिसीवेबल एज। बैलेंस शीट कब की बना रहे? 30 जून 14। अब 30 जून 14 से आगे एक एक साल 15 में कितना रिसीव होना है? कैश कितना रिसीव होना है 2015 में? 7 नहीं, वो तो हो गया ना। हम 30 जून 14 पे खड़े हैं, अब वहां से आगे तो 30 जून 15 में कितना रिसीव होना है? 7.8। 30 जून 16 पे 7.8 और 30 जून 17 पे ये खत्म हो जाएगा। 4 साल लीज टर्म है। कल वाले लिए क्वेश्चन 3 कर रहा हूं। तीसरे साल खत्म हो जाएगी लीज, क्योंकि 4 साल की लीज थी। 2014 पहला साल वो तो गया, बाकी 3 रह गए, तो ये वो 3 आ गए। फिर इसके अलावा इसमें जो गारंटीड थी, इसका कॉन्सेप्ट गारंटीड का ये है
कि ईयर लीज टर्म जब खत्म होगी तो लेसर को एसेट आएगा वापस और वो उसको मार्केट में बेचेगा। कितनी गारंटी की हुई है उसको किसी ने? 5 मिलियन। अगर मार्केट में ये 7 मिलियन का बिक गया तो जिसने गारंटी की है उसको हम पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अगर मार्केट में बिका ये 4 मिलियन का तो जिसने गारंटी की है वो हमें 1 मिलियन अपनी जेब से देगा। ये कॉन्सेप्ट है गारंटी का। तो लेसर को जब एसेट लीज टर्म के बाद वापस मिलेगा तो वो उसको मार्केट में बेचेगा और उसको जब बेचेगा और अगर वो जीआरवी से महंगा बिक गया तो बस ठीक है, लेकिन अगर जीआरवी से सस्ता बिका तो फिर जितना डिफरेंस है वो गारंटी देने वाले से लेगा। ये जीआरवी है। और जीआरवी लीज पेमेंट का हिस्सा है या नहीं है? तो मैंने लिखा है लीज पेमेंट्स आर रिसीवेबल एज फॉलोज। तो जीआरवी चूंकि लीज पेमेंट्स का हिस्सा है तो वो इसमें शामिल करके दिखाया जाएगा। अगर मिला भी जीआरवी तो कब मिलेगा? एंड पे। तो आखिरी वाले में उसको ऐड कर देंगे, यानी आखिर में 7.8 की बजाय 12.8 लिखेंगे, क्योंकि अगर जीआरवी मिला तो एंड पे ही मिलेगा ना, तो आखिरी वाले में इसको शामिल कर लिया। ये हो गया मैच्योरिटी एनालिसिस। इतना और इसी के नीचे इधर जगह तंग पड़ जाएगी, इधर कर रहा हूं। एक बनती है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन किस चीज की? रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन इस चीज की, कल मैंने जो टेबल बनाया था वो नोट किया था? हाँ देखें, 30-14 के सामने क्या लिखा हुआ था? 25.69, 3.60, 7.8.49। ये पेमेंट हो चुकी है ना? 30 जून पे रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा होगा? ये बैलेंस शीट में इतना जाएगा, रिसीवेबल का बैलेंस इतना जाएगा, जबकि हम क्या कह रहे हैं कितना पैसा मिलना है? तो हम कह रहे हैं मिलना 28 है, जबकि बैलेंस शीट में हम दिखा रहे हैं 21। तो हम अब ये बात रिकंसाइल करके दिखाएंगे कि इनमें फर्क क्यों है। इसको रिकंसिलिएशन कहते हैं। इसका तरीका है कि हम इससे स्टार्ट करेंगे, इससे जो यहां टोटल आया है, टोटल लीज पेमेंट्स 28.40, इसमें ऐड करेंगे, अगर वैसे तो इस सवाल में नहीं है, अगर कोई है तो यूजीआरबी इस सवाल में कोई नहीं है। कैसे पता कोई नहीं है? क्योंकि गारंटीड दी है, टोटल एक्सपेक्टेड नहीं दी, तो बस ठीक है, और है ही नहीं। अगर टोटल एक्सपेक्टेड देते तो जो डिफरेंस है वो यूजीआरबी होता, नहीं है तो कुछ नहीं है। इसका जो आंसर आएगा लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरबी, इसको कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये जो वर्किंग बनाई थी ये किस चीज की वर्किंग थी? इसको स्टार्ट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की वर्किंग है। हमने इसको स्टार्ट कितने से किया था? 28.69 से। वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बनाया था ना हमने, और इस अमाउंट से नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट हो रहा है, इस अमाउंट से नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट हो रहा है। ये मैंने कैफ से डिफरेंट कराया है। कैफ में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तोड़ते हैं, इसमें मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा ही करा दिया, क्योंकि एंड रिजल्ट सेम आएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में यही करते थे हम, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग। तो इससे भी बिल्कुल चलेगा काम। नहीं, एंट्री भी तो आपको ये बताइए। नहीं, कैसे?
ये तो आ जाएगी ना ये लीज एंड नेट इन्वेस्टमेंट लीज डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अगर एक ही एंट्री करें, वो एक एंट्री इसलिए कि एक तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तर्ज पे है बिल्कुल, और जो इंटरेस्ट एक्रू करना है वो उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अगर हम एक एंट्री करें कर लें, कोई मसला नहीं। तो इनकम ये वाली आ जाएगी, हाँ, कैश दूसरा वाला आ जाएगा, तो जो डिफरेंस है उसमें वो लीज एनआईएल आ जाएगा। वो बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पहले सेपरेट होगा तो वो असल में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पैटर्न भी बताइए ना। कैफ में आसानी से बच्चों को समझ आ जाती थी इसलिए तोड़ते थे, वरना जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग है ना वो यही है बिल्कुल। उन्होंने इसको अमोर्टाइज कॉस्ट की तरफ से बनाया है। वो तो कैफ 7 के अंदर बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं इंटरेस्ट ऐसे है, प्रिंसिपल ऐसे, वरना स्टैंडर्ड की जो वर्डिंग है ना वो यही है। लेकिन अगर आपने तोड़ना है इंटरेस्ट प्रिंसिपल कैफ 7 की तरह तोड़ लें, कोई मसला नहीं। ये तो मैंने कहा वो बहुत पुरानी हो गई है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नया है, तो उसी के पैटर्न पे बना दिया। वरना आपने इंटरेस्ट प्रिंसिपल तोड़ना है तोड़ लें, कोई इशू नहीं है। तो ये किस चीज का बैलेंस है? नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज का। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड लीज और नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो इसमें से हम करेंगे लेस अनफाइनेंस इनकम, जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, और इसका जो बैलेंस आएगा वो इसके बराबर आएगा। $21.49। 9.1। वैसे अगर आप करना चाहें तो इस टेबल में 3 लाइनें और बना लें। उन 3 लाइनों में जो इंटरेस्ट है वो हम अब तक अर्न कर चुके हैं, वो अनअर्न्ड है ना, उन तीनों को ऐड करेंगे तो यही बनेगा। लेकिन उतने लंबे काम की जरूरत नहीं है, आप ये फिगर यहां से लिखें और बैलेंसिंग फिगर ये है। ये लेसर का फाइनेंस लीज में डिस्क्लोजर है। हाँ जी, ये एग्जाम में आसानी के लिए है कि बैलेंस प्रॉपर तरीका वही है कि रिकंसिलिएशन करिए। अच्छा, एक खुद से बना के, इसमें तो नहीं डाला हुआ मैंने, नहीं है वैसे, चलो है, आगे आ जाएगा, है। एडवांस वाला है, आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने कहा था कि आप इसकी एंट्रीज कर लीजिएगा, तो इसका नोट बना दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का नोट बना दें। लेक्चर पॉज कर दें और क्वेश्चन नंबर 5 का नोट बना दें। हाँ जी, क्वेश्चन 5 डन। इसमें मैंने सॉल्यूशन में पूरा स्केड्यूल भी बनाया हुआ है, आपको फिगर्स वहां से मिल जाएंगी। बस सिर्फ ये है कि चूंकि 6-6 महीने हैं तो इस स्केड्यूल के अंदर इंटरेस्ट फिर 6/12 करके आएगा, ये फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैंने ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है ना टेबल का, ये बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जैसा बनाया है, वरना इसका एक और तरीका ये भी होता है कि ये ओपनिंग बैलेंस, रेंटल, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस, ये भी एक तरीका है।
अगर आपने होपफुली कैफ 7 में ऐसे पढ़ा होगा, और इसी तरह से अगर आप अभी किसी असाइनमेंट पे ऑडिट में लीज स्केड्यूल वगैरह बना चुके हैं तो वो भी ऐसे ही बना होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अलग अलग आ रहा होता है, ऐसे करना है ऐसे कर लें। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पैटर्न पे ही चलें, क्योंकि इस आईएएस ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पैटर्न पे ही चलाया है। लेकिन अगर आप इस तरह टेबल बनाना चाहते हैं तो बनाएं, कोई मसला नहीं। चलें जी, नोट्स पे आ जाएं वापस। कैप 7 लेवल पे ही है ये, लेकिन हो सकता है आपको भी आपसे रेंटल कैलकुलेट करवाया जा सकता है, लीज रेंटल की भी कैलकुलेशन हो सकती है। इसके लिए आपने सिर्फ इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। आइए जैसे पेज 6 पे आइए, पेज 6, पेज 6 के मिड में अगर रेंटल कैलकुलेट करना पड़े तो एनआईएल की डेफिनेशन क्या है? जीआईएल की पीवी है इंप्लिसिट रेट के ऊपर। अच्छा, एनआईएल निकालने का एक और रास्ता भी है जो कि इंप्लिसिट रेट की डेफिनेशन है। असल में इंप्लिसिट रेट वो रेट है जिसपे जीआईएल की डिस्काउंटिंग करें तो बराबर आ जाएगा फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, और अगर डीलर रेसर है तो सिर्फ फेयर वैल्यू, फिर प्लस आईडीसी नहीं है। इस इक्वेशन में बाकी सब चीजें पता हो, आर ना पता हो तो फाइंड हो सकता है, तो ऐसे निकलेगा रेंटल। ये देखें मैंने वही इक्वेशन बनाई हुई है। रेंटल की एन्युटी डिस्काउंटिंग करें, और अगर कुछ और चीजें हैं, कोई जीआरवी है, कोई यूजीआरवी है, तो उनकी अलग डिस्काउंटिंग करें, और इस सारी इक्वेशन में से रेंटल की फिगर निकाल लें। तो आपको अगर रेंटल निकालना पड़े तो इम्प्लिसिट रेट का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन में आप रेंटल निकाल सकते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस कर दें, सवाल लिखें। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 3 लाख, आईडीसी 10,000, आरवी जीआरवी चले 20,000, इम्प्लिसिट रेट 15%, 15%, लीज टर्म 4 साल, लीज टर्म 4 साल, और लीज रेंटल है पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। बताएं लीज रेंटल कितना? इक्वेशन में चीजें पुट करें और बताएं कितना।
फाइनेंशियल लेसर, फाइनेंशियल लेसर। वन सही है। हाँ जी 104577। फेयर वैल्यू कितनी? 3 लाख। आईडीसी 10,000। ये इक्वेशन के एक तरफ, रेंटल पता नहीं, 1 - 1 + 15% पावर -4, 15% प्लस 20,000, 1 + 15% 4। यहां से आर निकालना है तो ये निकल आएगा 104577। ठीक है। फाइनेंशियल लेसर हो गया। इसकी इनिशियल मेजरमेंट कल डिस्कस कर ली थी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कल कर ली थी। आज मैंने आपको नोट बता दिया और रेंटल की कैलकुलेशन भी बता दी। जी पॉइंट नंबर 3 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का, अनगारंटीड आरवी जीआईएल का हिस्सा है। जीआईएल का हिस्सा है अनगारंटीड आरवी, और हमने इसको जीआईएल का जब हिस्सा बनाया है तो पीवी ऑफ जीआईएल करते हुए इसकी भी डिस्काउंटिंग हुई है, और जो आंसर आया है उससे एनआईएल रिकॉर्डेड है। अब चूंकि ये एस्टीमेट है, क्योंकि आरवी तो एक्सपेक्टेड है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। अगर यूजीआरवी की अमाउंट बढ़ जाती है तो बस फिर तो बढ़ गई तो बढ़ गई, बढ़ गई तो अगर हम उसको शामिल कर लें तो हम तो बिला वजह एक्सपेक्टेशन पे ही एसेट बढ़ा लेंगे, तो बढ़ने वाला तो छोड़ दें। लेकिन अगर उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो थोड़ा बहुत वो इंपेयरमेंट वाला टच आ गया कि हमने रिसीवेबल बनाया हुआ है जबकि पैसे उतने मिलने नहीं है। तो अगर अनगारंटीड आरवी का एस्टीमेट रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस, तो हम इस रिडक्शन को अकाउंट फॉर ऐसे कर लेंगे कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, देखे ना जीआईएल की फिगर चेंज हो गई। अब हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, जैसे सामने किया ही हुआ है मैंने, ये 21, अगर ये होता पहले 10 इनिशियली तो उसकी पीवी बनी होती ये, फिर हमने टेबल चलाया होता। कुछ अरसे के बाद इसका एस्टीमेट 10 से कम होकर 6 रह गया। अगर इम्प्लिसिट रेट पे इसकी डिस्काउंटिंग करें अब, तो वो इतनी आएगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको कम तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी पीवी अगर इसके बराबर लानी है तो हम एक नया रेट निकालेंगे, एक नया आईआरआर निकालेंगे। जिस तरह, अगर याद ऐसे क्या होना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में था इस तरह कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर मॉडिफिकेशन होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि एक नया आईआरआर निकाल लेते थे और उस नए आईआरआर से इंटरेस्ट इनकम को एडजस्ट कर लेते थे।
तो अब हम क्या करेंगे, एक नया IRR निकलेगा। दोबारा सुने, पहले क्या था कि जो UGRB थी वो GIL का हिस्सा थी, उसकी PV NIL थी, और ये डिस्काउंटिंग किस रेट पे की हुई थी, इम्प्लिसिट रेट पे। अगर कुछ अरसे के बाद UGRB का एस्टीमेट रिवाइज हो जाता है और रिवाइज होकर रिड्यूस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी PV अगर इसके बराबर लानी हो तो एक नया IRR निकलेगा, जो कि ज्यादा होगा पिछले से, कि कम होगा। अब ये थोड़ा हो गया, कम होगा। अब आइंदा से हम उसको इस्तेमाल करेंगे और आइंदा वाली इंटरेस्ट इनकम एडजस्ट हो जाएगी। इसको फॉरेन एक्सपेंस इनकम नहीं लाना, क्योंकि UGRB अंदाजा है ना। देखो, शुरू में हमने जो रिसीवेबल बना लिया ना, बना लिया। अब ये जो अंदाजा अगर चेंज हो रहा है तो इसका इफेक्ट हम ओवर द पीरियड की इनकम में लेंगे, फॉरेन P&L को इफेक्ट नहीं करेंगे, ओवर द पीरियड की इनकम में एडजस्ट करेंगे उसको। तो हम एक नया IRR निकालेंगे और उससे ओवर द पीरियड ये इनकम एडजस्ट कर जाएगी। हम एक नया IRR निकालेंगे जो कि रिड्यूस्ड होगा, और आइंदा से उसको इस्तेमाल किया करेंगे इस स्केड्यूल को बनाने के लिए। ये जो मैंने बताया है ये पेज 6-7 के ऊपर पॉइंट नंबर 3 था। चलें इनिशियल मेजर में वापस आ जाएं, पेज 5 पे। हाँ निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। असल में उसमें तो ये एक टेक्निक सिखाई गई थी ना, और उसमें लीनियर इंटरप्रेशन एक टेक्निक थी, उसके तरीके थे कि आप 2 NPVs निकालें, तो इसलिए वो टेक्निक ही टेस्ट कर रहा था आपसे। यहां पर तो आपसे वो टेक्निक टेस्ट नहीं कर रहा, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर निकालें IRR, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर के ऊपर ही निकालें, टाइम बचाएं। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर पे आते हैं। एक मिसाल से समझाता हूं, फिर एंट्री बताऊंगा। एक डीलर है किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का। वो ये इक्विपमेंट 70,000 का खरीदता है और मार्केट में कस्टमर्स को बेच देता है 90,000 का कैश पे, और इस ट्रांजैक्शन पे वो कितना प्रॉफिट कमा लेता है, 20,000। और ये सारा का सारा इसका सेलिंग प्रॉफिट है, यानी GP है। और ये प्रॉफिट कब रिकॉग्नाइज हो जाएगा, प्रॉफिट तो खैर रिकॉग्नाइज तो सेल होगी, लेकिन ये प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में कब नजर आ जाएगा, जब सेल होगी। तो फौरन ये P&L में आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, ये सेल्स बन जाएगी, और ये फौरन 20,000 प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में नजर आ जाएगा, क्योंकि इसने एसेट बेच दिया। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनको ये लीज पे भी दे दिया करता है, और लीज की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की करता है कि 3 साल की लीज करता है और 33,000 रुपए पर एनम ये उसका रेंटल रखता है। तो इस तरह वो टोटल कितने पैसे ले लेता है, 99। और 70,000 की चीज के अगेंस्ट टोटल रिकवरी होती है उसकी 99। कितना प्रॉफिट कमाता है, 29,000। ये प्रॉफिट कब P&L में आना चाहिए, फॉरेन के ओवर 3 इयर्स, ओवर 3 इयर्स। लेकिन ओवर 3 इयर्स पूरा 29 नहीं जाएगा, इसके 2 टुकड़े होंगे। क्यों, फाइनेंस लीज वो होती है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं,
और हमने बेशक अभी पढ़ना है IFRS 15, लेकिन पहले पढ़ा हुआ है। कई चीज सेल कब मानी जाती है, गुड्स कब मानी जाएंगी कि सेल हो गई? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। तो जब ये गुड्स सेल कर रहा है तो भी इस इक्विपमेंट के रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर के, और जब वो फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। तो चाहे वो सेल करे चाहे वो फाइनेंस लीज पे ले, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। तो फिर यहां पर भी यही माना जाएगा कि उसने एसेट 90,000 का बेचा है, 99 का नहीं, 90 का बेचा है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां भी ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां भी ट्रांसफर। तो जब यहां भी रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉरेन ट्रांसफर हो गए तो फिर अब भी यही समझा जाएगा कि इसने सेल ही किया है, बस कैश डेबिट की बजाय रिसीवेबल डेबिट हो गया। तो एक तो इसमें से जो 20,000 है ये अब भी सेलिंग प्रॉफिट ही है, लेकिन ये 90,000 की बजाय 99,000 क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पैसे फौरन की बजाय 3 साल बाद मिल रहे हैं, ओवर 3 इयर्स मिल रहे हैं। तो ये जो 9,000 है ये इसकी फाइनेंस इनकम है। तो डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर की अकाउंटिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये रिजल्ट्स अचीव हो जाए, यानी 20,000 का फॉरेन प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाए, वो तभी होगा जब ये 90,000 की सेल्स रिकॉर्ड करेगा। और बाकी जो लीज का इंटरेस्ट है ये फिर जैसे फाइनेंशियल लेसर में था ये ओवर द पीरियड फैल जाए। तो ये डीलर और मैन्युफैक्चरर की अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। बाकी फिर मैं नोट से डबल एंट्रीज बताता हूं, कॉन्सेप्ट की हद तक ओके। इन्हीं फिगर्स को लेता हूं। जब ये एसेट लीज पे दे देगा यानी कमेंसमेंट, तो सेल्स क्रेडिट कर लेगा कितने से? 90 से। और अभी चूंकि कैश नहीं मिला तो साथ अपना एक लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेगा। और कल इसका एक और नाम इस्तेमाल किया था, NIL। कितने से? 90 से। और जब सेल होती है तो फिर जो चीज है वो इन्वेंट्री से निकल के कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी डेबिट 70,000 और इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट 70,000। ये डीलर मैन्युफैक्चरर की इनिशियल रिकॉग्निशन के कमेंसमेंट ऑफ लीज पे सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा और डेटर रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन चूंकि वो डेटर रेगुलर डेटर नहीं है, लीज वाला डेटर है यानी लेसी है, तो फिर वो वही वाला नाम लीज रिसीवेबल या नेट इन्वेस्टमेंट लीज का इस्तेमाल करेगा। और फाइनेंशियल लेसर में भी इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस अमाउंट पे पड़ी थी? NIL। अब भी NIL ही है। कैसे NIL है? एक तो इस 33 की डिस्काउंटिंग करें तो वो 90 निकलेगा, और अगर डिस्काउंटिंग ना भी करें तो यही मार्केट में 90,000 का बेचा करता था, तो वही तो उसकी फेयर वैल्यू है। तो डीलर लेसर में NIL फेयर वैल्यू ही के बराबर होती है, तो इसलिए NIL 90,000 ही है। तो उसी से अब भी ये डेबिट हुआ है। सेल्स क्रेडिट हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट हो गए। ये डीलर मैन्युफैक्चरर की सादी सी अकाउंटिंग है। क्वेश्चंस पे आए? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें एक लीज ऑपरेटिंग है और दूसरी फाइनेंस है, और चूंकि पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये प्लांट एंड मशीनरी का सप्लायर भी है, तो इसका मतलब ये डीलर है। तो जो लीज बी है वो एक ऑपरेटिंग लीज है। कैसे पता चल रहा है? वही जो लीज फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज की निशानी है उससे पता चल रहा है। और जो लीज ए है ये फाइनेंस लीज है। तो 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट बहुत है। लेक्चर पॉज करिए और ये सवाल सॉल्व करें। अगर नहीं भी करना ना, चूंकि कैफ 7 का है, कम से कम इस सवाल को पढ़कर इसका सोल्यूशन ही देख लें। वैसे तो सॉल्व करें, लेकिन अगर नहीं तो ईमान का कम तरीन दर्जा ये है कि आप इसका सोल्यूशन देख लें। चलिए लेक्चर पॉज कर दें और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लें तो अच्छी बात है। अगर नहीं करना तो कम से कम इसका सोल्यूशन देख लें। हाँ जी, डन। क्वेश्चन 2 डन। पूछना कुछ आपने? किया भी नहीं और सोल्यूशन भी नहीं देखा आपने? अच्छा, पूछना कुछ? अच्छा, अब इसमें मसला डालते हैं। GIL इज इक्वल टू क्या? प्लस UGRV। GIL है लीज पेमेंट्स प्लस UGRV। अगर एसेट लीज टर्म के एंड पे लेसी का ही हो जाना है तो फिर तो ये है ही नहीं। GRV UGRV ये है ही तब जब एसेट लेसर को वापस आना है, तभी तो कोई गारंटी कर रहा है उसको। अगर एसेट लेसी ने रख लेना है तो फिर ये टर्म्स ही नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर सिर्फ ये है GIL। अगर एसेट लेसर को वापस आना है तो ही उसको टेंशन है ना मार्केट में बेचने की। NIL होती है PV ऑफ GIL। सेल्स कितने पे रिकॉर्ड की? लीड रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड किया? NIL पे। तो सेल्स कितने पे रिकॉर्ड की? NIL पे। क्योंकि डीलर लेसर के केस में NIL इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, क्योंकि लेसर डीलर है, यही तो मार्केट में बेचता है, तो जितने का बेचता है वही फेयर वैल्यू है। और NIL डीलर के केस में फेयर वैल्यू ही होती है। तो अभी इस वक्त सेल्स कितने पे रिकॉर्डेड है? NIL पे। इसकी PV ऐसे निकलेगी ना, NIL इन दोनों की डिस्काउंटिंग करके निकलेगी। ये जो लीज पेमेंट्स हैं ये लेसी से मिलनी है, लीज पेमेंट्स लेसी से मिलनी है। ये किससे मिलना है? कब? एंड पे भी कब? जब लेसी एसेट वापस करेगा, ये उस एसेट को लेके मार्केट में फिर बेचने जाएगा। जब बेचेगा और अगर वो तब सस्ता बिका तो ये मिलेगा। यानी ये कब अराइज होना है? जब एसेट दोबारा बिकना है। आज बिका है, आज सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम। आज जब लेसी को लीज पे दिया है तुमने सेल रिकॉर्ड की है ना, यानी एसेट आज बिक गया है, लेकिन कल को वापस आना है और दोबारा बिकना है। तो ये वाला पोर्शन दोबारा बिकने से रिलेटेड है। आज हम कौन सी वाली सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो अभी हुई है या वो जो दोबारा हुई है वो भी अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो अभी हुई है। तो क्या ये अभी वाली सेल से रिलेटेड है? नहीं। ये किससे रिलेटेड है? वो जो दोबारा सेल होनी है। तो फिर अगर ये अभी वाली से रिलेटेड नहीं है, जो बाद में होनी है उससे रिलेटेड है, तो क्या ये अभी सेल्स की अमाउंट में आनी चाहिए? नहीं।
तो इसको हम सेल्स की अमाउंट में से निकाल देंगे, यानी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए फिर NIL माइनस PV ऑफ UGRV। लेकिन अगर PV ऑफ UGRV यहां से निकाल दी तो एंट्री आउट हो जाएगी। क्यों आउट हो जाएगी? क्योंकि लीज रिसीवेबल कितने से डेबिट होना है? ये NIL से होना है, लेकिन सेल्स कितने से क्रेडिट होनी है? NIL माइनस PV ऑफ UGRV। तो ये तो आउट हो जाएगा। अगर हम इस दोबारा बेचने वाली अमाउंट को अभी सेल्स में से निकाल रहे हैं तो फिर अभी कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल लें। प्लांट की कॉस्ट का कुछ हिस्सा एंड पे बचा के रखेंगे RV, और फिर उसको एंड पे बेचेंगे। तो ये जो हमने सेल्स में से माइनस किया है इसको कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस कर लें। चाहे आप ये समझ लें कि एंट्री टैली करने के लिए करना है। कैसे? ये NIL डेबिट है, ये कॉस्ट डेबिट है, ये कॉस्ट क्रेडिट है, ये NIL क्रेडिट है, माइनस PV ऑफ UGRV क्रेडिट है। एंट्री आउट हो गई, तो फिर इसको यहां से भी माइनस कर लें। अब एंट्री टैली है। NIL डेबिट, NIL क्रेडिट, कॉस्ट डेबिट, कॉस्ट क्रेडिट, माइनस PV ऑफ UGRV डेबिट, माइनस PV ऑफ UGRV क्रेडिट। तो चाहे ऐसे ही खत्म कर लें कि एंट्री पूरी करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस कर दिया, वरना असल रीजन यही है कि अगर हम इसका कुछ पोर्शन अभी रेवेन्यू से निकाल के साइड पे कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल के साइड पे कर लें। तो PV ऑफ UGRV सेल्स में से भी माइनस और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस। ये है मुकम्मल एंट्री जो नोट्स में पेज नंबर 5 पे लिखी हुई है। जी जी, दोबारा बेचने पे लाई दो। हाँ, अगर हम दोबारा बेचने जाएंगे सिर्फ यही तो नहीं है कि दोबारा बेचने पे लाई दो। GRV भी है, लेकिन वो चूंकि लीज पेमेंट का हिस्सा है, वो लीज पेमेंट का हिस्सा बन चुका, उसमें हम कॉन्ट्रेक्चुअली सिक्योर हो चुके कि ये तो मिलना ही मिलना है, यानी वो लीज पेमेंट का हिस्सा बन गया, लीज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ गया वो। अगर ना मिला तो क्यों ना मिला? गारंटी है। नहीं, मतलब अभी गए नहीं इसके पास से। क्यों नहीं गए? मतलब बात ही दिया था मार्केट में, या दिया तो बस ठीक है। नहीं, ये तो बात की बात है ना, लेकिन लीज के नतीजे में ही वो गारंटी जुड़ा हुआ है ना। तो जब लीज के अगेंस्ट हम सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो GRV भी लीज से जुड़ा हुआ है, वो लीज की वजह से ही किसी ने हमें गारंटी किया है, तो उसको सेल्स में रहने दें क्योंकि वो लीज से कनेक्टेड है। UGRV उसके अलावा है, तो वो तो है ही बाद में बेचने से रिलेटेड, इसलिए उसको सेल्स में से निकाल दिया। लेकिन GRV चूंकि लीज एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको लीज के साथ ही जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए सेल्स में उसको शामिल रहने दिया। हालांकि वो भी बाद में बेचने से रिलेटेड है, GRV भी बाद में बेचने से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि वो लीज के साथ जुड़ा हुआ है ना, लीज ही की वजह से वो गारंटी किया है किसी ने, तो इसलिए हाँ राइट एस्टेब्लिश हो गया, इसलिए हम उसको सेल से नहीं निकाल रहे। वैसे अगर आप सोचें सादा I16, तो अगर हम लोग एसेट की डेप्रिसिएशन निकालते हुए कॉस्ट में से RV माइनस करते हैं, हम ये समझते हैं कि कल को इतने का बिकेगा, तो जब कल को वो बिकेगा, एग्जैक्टली ऐसे है नहीं लेकिन बोलने में कह रहा हूं, एसेट की बुक वैल्यू में उतना ही बचा होगा RV, और अगर वो बिकता भी उतने का ही है तो वही कॉस्ट ऑफ सेल वही सेल, नो प्रॉफिट। प्रॉफिट तो तब आता है जब RV से डिफरेंट का बिके। तो यहां पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि वो जिस तरह RV साइड पे कर लेते हैं कि जब बिकेगा तभी इसको कॉस्ट ऑफ सेल कह के फिर सेल कह देंगे। जब हम एसेट को डेप्रिशिएट करते हुए RV माइनस करते हैं तो हम उसको एक्सपेंस बनाने से रोक लेते हैं कि जब कल को अल्टीमेटली बिकेगा तो फिर एक्सपेंस बन जाएगा। तो यहां पर भी हम ये कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट अभी लीज पे दिया है उसकी पूरी कॉस्ट को भी एक्सपेंस बनाने से रोक लिया, उसमें से वो RV साइड पे कर दी, और चूंकि डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व है इसलिए PV ऑफ UGRV। पेज 5 के एंड पे
ये जो मैन्युफैक्चरर लेसर में सब लिखा हुआ है वो ये मैंने अब पूरी बात कर दी। नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट एनआईएल पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरपी पे, जो सेल्स है वो एनआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरपी पे, और इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट पे या बुक वैल्यू जो भी है, अगर पुराना एसेट पड़ा हुआ है तो। अच्छा, इसमें ना आईएस का एक पैराग्राफ है, वो ये है कि बाज़ औक़ात जब एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही होती तो लेसी को बेवकूफ बनाता है कि हम तो आपको बस 2% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यानी अगर एक एसेट इंपोर्टेड है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं पता, तो लेसी को कहे कि ये हम अभी खरीदना है तो हमसे अभी ले लें, आप 10 लाख का देंगे, नहीं 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स करनी है, चलें बस 12 लाख टोटल कर लेंगे, हम तो बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि वो असल में वो झूठ बोल रहा है। इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि वो आर्टिफिशियली एक लोअर रेट कोट कर रहा है। इस सूरत में सेल्स को फेयर रिकॉर्ड करने के लिए आईएस की तरफ से हुक्म यह है कि आप मार्केट इंटरेस्ट रेट यूज करें। अब इसको मैंने एक नोट में कवर किया है जो परफेक्टली कवर हो गया। वो क्या, अगले पेज के टॉप पे देखें। फेयर वैल्यू नहीं पता होगी ऐसे केस में, फिर हमने क्या करना है, एनआईएल को पीवी ऑफ जीआईएल निकालना है और डिस्काउंट किस पे करना है, मार्केट रेट भी दिया हुआ है, इंप्लिसिट रेट भी दिया हुआ है, उनमें से हायर पे। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट भी है और इंप्लिसिट रेट भी है, इनमें से हायर पे डिस्काउंट करना है और उससे जो एनआईएल निकलेगी उसको इस्तेमाल करना है। नहीं, इंप्लिसिट रेट है, लेकिन इंप्लिसिट क्या हुआ, देखो जो 2% वाली बात कर रहा था उसमें तो इंप्लिसिट रेट निकल ही नहीं सकता, वो तो मैंने मिसाल दी थी। इंप्लिसिट रेट उसमें निकल ही नहीं सकता क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो फिर मार्केट रेट ही यूज करना है। लेकिन अगर इंप्लिसिट रेट भी है तो इस मसले को बता के, यानी आईएस ने एक मसला बताया और उस मसले की बुनियाद पे जनरल रूल बना दिया, यानी हमारी चॉइस पे नहीं छोड़ा। एक होता ना आईएस कहे कि ये मसला हो तो उसका हल ये कर लो, आईएस ने क्या किया, एक मसला दुनिया को दिखाया और उसकी बेस पे एक यूनिवर्सल रूल बना दिया। और वो यूनिवर्सल रूल ये है कि सेल्स को रिकॉर्ड करना है मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और साथ ये भी कह दिया कि नहीं, फेयर वैल्यू से देखें नीचे ना चला जाए, फेयर वैल्यू से नीचे ना, ऊपर ना चला जाए, सॉरी। आईएस ने जो इस मसला दिखा के रूल बनाया ना, वो ये बनाया कि मार्केट इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंटिंग करनी है, लेकिन देखना फेयर वैल्यू से ऊपर ना चला जाए। सेल्स के बारे में उसको मैंने कवर कैसे किया, वो इस सेंटेंस से कवर किया है कि आप एनआईएल निकालें पीवी ऑफ जीआईएल की डिस्काउंटिंग करके। कैसे, अगर इंप्लिसिट रेट और मार्केट रेट दोनों हैं, उनमें से हायर को यूज कर लें, तो वो जो आईएस का रूल है वो कवर हो जाएगा। वो रूल क्यों बनाया है दोबारा बता रहा हूं। आईएस ये कहता है कि बाज़ औक़ात लेसी को धोखा देता है और कहता है मैं तो आपको बस 2-3% चार्ज कर रहा हूं। अब अगर उसकी 2-3% वाली बात मान लें तो क्या होगा, लेसर अकाउंटिंग करते हुए सिर्फ उस 2-3% से जीआईएल की डिस्काउंटिंग करेगा। पीवी ज्यादा आएगी कि कम आएगी, ज्यादा आएगी, और वो ज्यादा अमाउंट को सेल रिकॉर्ड कर लेगा। उससे क्या होगा कि अपनी सेल्स बढ़ा चढ़ा के बता जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो आईएस कहता है कि आप उसकी बात को छोड़ें, आप अकाउंटेंट हैं, आप समझदार हैं, आप ऑडिटर हैं, आप उसके डिस्काउंटिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पे करें। वो झूठ बोल रहा है। तो ये मसला बताया उसने, उसके बाद रूल बना दिया कि सेल्स को रिकॉर्ड ही करना है आपने लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये उसने रूल बना दिया।
तो उस रूल को मैंने कवर इस जुमले से कर लिया कि आप जीआईएल की डिस्काउंटिंग कर लें इंप्लिसिट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट में से हायर पे। तो वो सारी डिस्कशन कवर कर दी मैंने इस फार्मूले के अंदर। यानी बजाय इसके कि मैं आपको वो तरीका बताऊं कि आर्टिफिशियली लोअर रेट हो रहा है तो आप फेयर वैल्यू और मार्केट इंटरेस्ट रेट पे निकाली गई पीवी में से लोअर पे सेल्स रिकॉर्ड करें, तो मैंने एक रूल बना दिया, उसमें वो सारे आईएएस के रूल कवर हो गए कि आप लोग एनआईएल निकालें जीएएल की पीवी किस रेट पे, हायर ऑफ इंप्लिसिट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? हाँ हाँ बल्कि ऐसा करें कि इससे पहले एक और सादा सवाल वो भी जबानी देख लें, काफी एफएआर 2 का सवाल है, जबानी देख लें, बहुत है। क्वेश्चन 6 पे बाद में आते हैं, पहले डीलर लेसर का एक और सादा सवाल जबानी देख लें, बहुत है। करना चाहे तो को कर ले, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना तो सोल्यूशन भी देख लें तो बहुत है। लेक्चर पॉज कर दें और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें, अगर सॉल्व करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। लेसर की बुक्स में पहले साल की एंट्रीज करनी है, बस पहले साल की, और नोट बेशक रहने दें, एंट्रीज देख लें, बस पहले ही साल की करनी है। लेसर की बुक्स में पहले साल की एंट्रीज करनी है, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो एटलीस्ट सॉल्यूशन देख लें। नोट भी बनाना चाहें तो कमाल हो जाएगा। लेक्चर पॉज कर दें और क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। हाँ जी, डन। चलें क्वेश्चन 6 पे आ जाइए, मैं करता हूं। क्वेश्चन 6 पढ़ लें। क्वेश्चन 6 इसमें डीलर लेसर है, बताया हुआ है डीलर है, और 1 जनवरी 18 को उसने 12 रेफ्रिजरेटर जिसकी रिटेल प्राइस 3 लाख पर यूनिट है लीज पे दिए हैं। इंप्लिसिट रेट भी दिया हुआ है और मार्केट इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। रेंटल कैलकुलेशन का ताल्लुक किससे है? इंप्लिसिट रेट के मार्केट इंटरेस्ट रेट, इंप्लिसिट रेट, रेंटल कैलकुलेशन की बात करो। उसका है रेंटल कैलकुलेशन, तो वो डिफाइंड है ना, इंप्लिसिट रेट की डेफिनेशन में आएगा। निकलता वहीं से है, लेकिन इंप्लिसिट रेट से रेंटल निकलते हैं। देखो डीलर लेसर में इंप्लिसिट रेट है ही वही जो वो रेट खुद बिल्ड कर रहा है अंदर, नहीं मार्केट नहीं, वो जो अपना बना रहा है। तो इंप्लिसिट रेट तो फेयर वैल्यू ही के साथ इक्वेट करके निकलेगा, और रेंटल का ताल्लुक इंप्लिसिट रेट से है। लेकिन जब हमने इनिशियल मेजरमेंट करनी है, वो करनी है लो हायर ऑफ इंप्लिसिट रेट और मार्केट रेट। तो इस सवाल में आपको चूंकि जीआईएल की अमाउंट ही नहीं पता, क्योंकि रेंटल ही नहीं पता, रेंटल नहीं पता, तो रेंटल निकालने के लिए तो इंप्लिसिट रेट ही लगाना पड़ेगा, मजबूरन। रेंटल निकालने के लिए तो इंप्लिसिट रेट ही लगेगा, क्योंकि देखें हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो करनी है जीआईएल की पीवी पे, और वो पीवी निकालनी है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। तो जीआईएल पता होगी तो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे पीवी निकालेंगे ना। तो जब जीआईएल ही नहीं पता तो पहले जीआईएल तो ढूंढ के ले आए। असल में तो लेसर को पता होगा रेंटल,
असल में तो उसने खुद कैलकुलेट किया है। तो सवाल वाला कह रहा है कि रेंटल आप ढूंढने छुपाया हुआ है मैंने, तो वो तो जीआईएल निकलेगा तो फिर इनिशियल मेजरमेंट की बात है। तो जीआईएल निकालने के लिए हमें रेंटल चाहिए, तो रेंटल फिर वो इम्प्लिसिट रेट के जरिए ही निकलेगा। तो पहले रेंटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर डीलर लेसर की अकाउंटिंग है। पहले रेंटल देखते हैं। रेंटल निकलेगा इस इक्वेशन से। रेंटल के लिए चूंकि पेबल इन एडवांस है, कितने साल की लीज है? 3 साल की। और जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट्स की वो इन एडवांस है, तो एक आर एज इट इज है और बाकी दूसरे आर के ऊपर 1 माइनस 1 प्लस इम्प्लिसिट रेट कितना है? 10%, पावर -2, 10%। और कोई जीआरवी वगैरह है? एक रेंटल एज इट इज है क्योंकि इन एडवांस है, और जो फेयर वैल्यू है वो वही है जो ऊपर बताई हुई है। कितनी है? 3 लाख एक है, तो हमने तो 12 बेचे हैं। चाहे तो एक ही रेंटल निकाल के बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 12 की टोटल एक ही बार निकाल लें रेंटल। तो 3 लाख है जो उसकी रिटेल प्राइस है, और 12 है, तो 3 लाख इंटू 12 36 लाख। यहां से आर कैलकुलेट होगा, ये आर कॉमन लेके ये इधर चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 131601। मिलियन में भी रह सकते हैं, चले पूरी अमाउंट निकाल ली। अब एंट्रीज में आते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट जनवरी 18, लीज रिसीवेबल या नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, जो मर्जी लिख दें। कितने से डेबिट? एनआईएल से। और एनआईएल आपको बताया है कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो कैसे निकालना है? हायर वाला रेट लेना है। तो एक है 10% और एक है 14%, तो 14% यूज कर लेना है। एक एज इट इज और बाकी दो की 1 माइनस 1 प्लस 14% -2 ओवर 14%। दस और 14 में से हायर रेट यूज किया है। कितना? 348? नहीं यार, अच्छा ठीक है ठीक है। थ्री फोर एट 3483037। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से डेबिट? इनकी कॉस्ट से। कॉस्ट है इसकी 36 लाख का 85%, क्योंकि हमने ये सप्लायर से खरीदा है 15% डिस्काउंट पे। किस पे डिस्काउंट? रिटेल प्राइस पे। तो 36 लाख का 85% कितना? 306। सेल्स क्रेडिट कितने से? इतने से, क्योंकि यूजीआर भी नहीं है। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? इतने से। एनआईएल निकला
14% और 10% में से हायर से पीवी निकाल के वही सेल्स बन गई, और कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट और इन्वेंट्री। ये हो गया 1 जनवरी 18। इसके बाद 1 जनवरी 18 को एक रेंटल भी मिल गया, और चूंकि पहले ही दिन मिल गया तो उसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कितना कैश मिल गया? 1316012। उसके बाद अच्छा, अब जब हमने डिस्काउंटिंग ही 14% पे की है तो लीज कैजुअल किस रेट पे बनेगा? 14%। जब डिस्काउंटिंग की ही उसी पे है तो फिर टेबल भी 14% पे ही बनेगा। 14% पे डिस्काउंटिंग किया तो 0 होगा। हमने रेंटल्स की डिस्काउंटिंग किस पे की है? तो जब हम एनआईएल का टेबल बनाएंगे, डिस्काउंटिंग ही 14 से किया तो साल के एंड पे इंटरेस्ट इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, उसके लिए एक ही साल है, चाहे तो ब्रैकेट में कर लें चाहे एक साल का स्केड्यूल बना लें। तो 31 दिसंबर 18 पे नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, एक ही साल है चाहे ब्रैकेट में कर लें। कैसे? 3483,037 में से पहले ही दिन इतना कैश मिल गया तो बाकी के ऊपर 14% पड़ गया, और ईयर एंड तक तो कैश मजीद नहीं मिला, तो बस ये हो गया डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर। अगर डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर को लीज करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़े, जैसे आईडीसी होता था, मिसाल के तौर पे सेल्स की टीम को कमीशन दे रहा है, तो चूंकि ये सेल्स फॉरन रिकॉर्ड कर रहा है तो ये उन एक्सपेंसेस को फॉरन सेलिंग एक्सपेंस मान लेगा। फाइनेंशियल लेसर क्या करता था? आईडीसी को ओवर द पीरियड, क्योंकि वो एनआईएल का हिस्सा था और वो उस कैजुअल के अंदर कवर हो जाता है, लेकिन इसने उसको एनआईएल का हिस्सा नहीं बनाया, तो जो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है ये सेलिंग एक्सपेंसेस फॉरन रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये पेज 6 के टॉप पे पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ। क्या जी? अरे हाँ, वो ये ऐसे ही है, ये वो ये कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ठीक। एक चीज और देख लें, फिर ये वाली क्लास खत्म करते हैं। फिर थोड़ा सा लेसर का एक पॉइंट रह जाएगा, फिर लेस ही कराऊंगा। लीज मॉडिफिकेशन पे आते हैं। लीज मॉडिफिकेशन वो है कि जिसमें टर्म्स में चेंज हो जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो गई।
कैसे चेंज हो गई? या तो वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो गई कि लीज टर्म बढ़ा दी, यानी कॉन्ट्रेक्चुअली चेंज हो गई। एक है एस्टीमेट का चेंज हो जाना। एस्टीमेट कैसे? लीज टर्म कल की थी, लीज टर्म कैलकुलेट की थी जो बेसिक पीरियड है प्लस वो जो एक्सटेंशन वाला था, और वो जो एक्सटेंशन वाला काउंट करना है कि नहीं करना, ये एस्टीमेट ही था ना। तो इस एस्टीमेट पे चेंज हो जाना ये एक अलग बात है। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन है कि दोनों जानते बूझते कॉन्ट्रेक्चुअली चेंज कर लें, यानी एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाए कि हम लीज टर्म 5 की बजाय अब 10 करने लगे, या 8 की बजाय अब 4 पे लाने लगे। ये है मॉडिफिकेशन। अब जब मॉडिफिकेशन होती है, इसके अलावा मॉडिफिकेशन ये भी हो सकती है कि जो जगह किराए पे ली हुई थी, जैसे बिल्डिंग किराए पे ली हुई थी, हमने लीज की हुई थी, बिल्डिंग का एक पोर्शन किराए पे लिया हुआ है, और अब हमारा काम बढ़ गया है तो हम एक और पोर्शन किराए पे लेना चाह रहे हैं, तो ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ लीज है कि इसमें हमने मजीद एसेट्स को शामिल कर लिया। अब इस मॉडिफिकेशन की क्या अकाउंटिंग करनी है? अगर तो ये जो मैंने दूसरी मिसाल दी है, ये वाला केस है, क्या कि हम मजीद एसेट ले लें, अगर ये वाला केस है तो यकीनन पैसे भी और देंगे कि नहीं? यकीनन पैसे भी और देंगे। और पैसे जो दे रहे हैं अगर वो फेयर हैं, यानी जो उस नए फ्लोर की वैसे फेयर रेंटल वगैरह होने चाहिए थे, अगर हम एक्स्ट्रा पैसे उतने दे रहे हैं। देखें, हमने पहले बिल्डिंग के 3 फ्लोर लीज पे लिए हुए हैं, जैसे ये कॉलेजेस हैं या ऑफिसेज होते हैं, हमने उनसे कहा जी 15-20 साल हमारे ही है, और उसके बाद भी देखेंगे हो सकता है हम एक्सटेंड करा लें, हो सकता है हम एंड पे आपसे खरीद लें। काम चल पड़ा, अब हम चौथा फ्लोर भी लेना चाह रहे हैं, तो वो जो चौथा फ्लोर ले रहे हैं वो टर्म्स में चेंज हुई और नया एसेट आ गया, लेसी की बात करो, लेसी के पास आ गया, और लेसी इसके फिर और पैसे देगा। अगर तो वो पैसे फेयर हैं, यानी जितने उसको सेपरेटली लीज पे लेता तो बनते, बिल्कुल फेयर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फिर इस चौथे फ्लोर को एक सेपरेट नई लीज अकाउंट फॉर किया जाएगा। दोबारा, अगर लीज में चेंजेस हुई हैं कि नया एसेट आ गया, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि 3 फ्लोर पहले हैं, चौथा भी ले लिया, और उसके बिल्कुल फेयर पैसे हम मजीद एक्स्ट्रा देने वाले हैं, तो इस चौथे फ्लोर की लीज एक नई लीज समझी जाएगी। ये मॉडिफिकेशन का केस 1 है। मॉडिफिकेशन केस 1 पेज 7 पे, मॉडिफिकेशन का केस 1। अच्छा, कमेंसरेट स्टैंडर्ड का ही वर्ड है, बड़ा मुश्किल सा वर्ड है। इसका मतलब ये कि बराबर, इक्वल, यानी वो इक्वल है, उसी जैसी है जो उसकी स्टैंड अलोन प्राइस बनती। यानी अगर फेयर प्राइस होती तो हम उतने ही पैसे और दे रहे हैं। यानी पहले अगर हम रेंटल दिया करते थे 6 लाख पर मंथ, अब हम 8 लाख पर मंथ कर देंगे, तो ये जो इंक्रीज 2 लाख का आया है ये वही है अगर वो चौथा फ्लोर बस सिर्फ वो फ्लोर लिया जाता तो उसका 2 लाख किराया होता। ये लिखा हुआ पॉइंट बी के अंदर, यानी एसेट नया आ रहा है एंड जो उसका किराया मजीद पड़ रहा है वो फेयर किराया है, तो हम समझेंगे कि हमने एक सेपरेट लीज की है और उसकी सेपरेट कमेंसमेंट और सेपरेट अकाउंटिंग होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये केस 2 है। ऐसा कैसा नहीं है? या तो वो जो 2 बातें ऊपर लिखी हुई हैं उनमें से कोई एक नहीं है, या फिर एसेट ही नया नहीं आया, वैसे ही लीज टर्म में चेंज हो गई है। या तो जो ऊपर 2 बातें लिखी हैं वो उनमें से कोई एक नहीं है, या वैसे ही एसेट ही नया नहीं आया, बस लीज टर्म में कॉन्ट्रेक्चुअल चेंज हो गई है, तो ये केस 2 है। अब हम इस चेंज को नई लीज तो नहीं मानेंगे,
फिर क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कहीं ये फाइनेंस से ऑपरेटिंग लीज तो नहीं बनने लगी। जैसे अगर एक 20 साल लाइफ वाली मशीन हमने 18 साल फाइनेंस लीज पे ली हुई थी, फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज, यकीनन फाइनेंस लीज, 2 साल गुजरे, हमारे झगड़े हो गए, फड्डे हो गए लेसर के साथ, अब मैं लेसी की बात कर रहा हूं, या चलो लेसर है, हम लेसी के साथ फड्डे हो गए, तो हमने 20 साल लाइफ वाली मशीन 18 साल की फाइनेंस लीज पे दी हुई थी, 2 साल में फड्डे हो गए, मैंने कहा बस यार एसेट वापस करो, इतनी जल्दी कैसे वापस करें, बस साल और करो और वापस करो, और हमारा वो जो 18 साल लीज टर्म थी वो रिड्यूस होकर 3 साल पे रह गई। अब 20 साल की लाइफ वाला एसेट 3 साल के लिए लीज पे देना, फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है? ऑपरेट। तो क्या हुआ? क्लासिफिकेशन चेंज होगी। अब अगर क्लासिफिकेशन चेंज हो गई तो ये केस 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन पढ़ लें। जो हमारी बुक्स में नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का बैलेंस आ रहा है, 2 साल गुजरे, हमारी बुक्स में नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का बैलेंस आ रहा है, वो क्रेडिट कर देंगे और पीपी डेबिट कर देंगे। पहले लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज में पीपी आ रहा था, फाइनेंस लीज है, नहीं आ रहा था ना, लीज रिसीवेबल आ रहा था। तो अब जितना भी लीज रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट पीपी डेबिट, यानी बुक्स में से लीज रिसीवेबल निकल गया, पीपी आ गया, और अब से ऑनवर्ड ये ऑपरेटिंग लीज है। ये लेफ्ट वाला पोर्शन है। कौन सा? जो पहले गुजर गया वो गुजर गया। अब से ऑनवर्ड ये ऑपरेटिंग लीज है, अब से ऑनवर्ड ये एक नई ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि अभी अभी तो पीपी डेबिट किया हमने, वो जो पीरियड गुजर गया उस दौरान वो पीपी थोड़ी था, तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात की? अभी अभी तो हमने पीपी डेबिट किया है, तो अब से ऑनवर्ड ये एक नई ऑपरेटिंग लीज है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हो रही, जैसे लीज टर्म 18 साल एग्रीड थी, अब कहा कि नहीं 18 साल नहीं, हमने इतना बिजनेस नहीं चलाना, बस 16 साल पे रोक देंगे इसको, 15 साल पे रोक देंगे, तो स्टिल है फाइनेंस लीज, बस टर्म्स चेंज हो गई। या इसको उल्टा कर लें, 15 साल पे थे, हमने कहा यार चेंज कर लो 18 पे कर लेते हैं, स्टिल फाइनेंस लीज है, बस टर्म चेंज हो गई। तो इस सूरत में आईएएस की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है। आईएएस ने कहा है कि आप आईएफआरएस 9 पढ़ लें, जो वहां पढ़ के समझ आती है वो कर लें। अच्छा, आईएफआरएस 9 में क्या था, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आईएफआरएस 9 में होता था कि अगर हमारा कोई फाइनेंशियल एसेट मॉडिफाई हो रहा होता था तो हम जो रिमेनिंग पीरियड रह गया होता था उसके लिए एक नया आईआरआर निकाल लेते थे। नहीं सॉरी, नहीं, जो रिमेनिंग कैश फ्लो रह गए होते थे हम उसकी पीवी निकालते थे, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाया हुआ है। जो रिमेनिंग कैश फ्लो रह गए होते थे उसकी हम पीवी निकालते थे, जो रिवाइज्ड कैश फ्लो है। जैसे हमने कहा कि 15 साल से हम 18 साल लीज टर्म कर रहे हैं, या 18 साल से 16 साल पे आ रहे हैं, तो अब जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज हैं उनकी हम फिर से पीवी निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो हमारी बुक्स में लीज रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है, जो डिफरेंस है वो पीएनएल में चल जाएगा। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सिखाया हुआ है। तो आईएफआरएस 16 कहता है कि हम कुछ नहीं कह रहे, आईएफआरएस 9 पढ़ लो, जो वो कहता है वो कर लो, तो वो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या कहता है। ये राइट वाला पोर्शन है। लेसर में सिर्फ एक चीज और बतानी है, तो वो भी मैं ब्रेक कर देता हूं, वो बता के उसका एक सवाल देख के तो फिर आपको मैं लेसी पढ़ाता हूं। और ये कैफ 7 में लेसर टेस्ट होता है और यहां पर ज्यादा लेसी टेस्ट होता है। चलें इस क्लास को यहीं रोकते हैं।
सारी हदीसें यार आर्टिकल्स पे फिट हो जाती हैं आगे। सही बुखारी में रिवायत है, जो लोगों पर रहम नहीं करता, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। अब आप एक सीनियर बन के सोचें कि आप अपने जूनियर्स के साथ कैसी ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर आप जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर ये ऑफिस अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर चुके हैं, आर्टिकल गुजार चुके हैं, तो देख लें कि अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसा सलूक करते हैं। या अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो सरकारी अफसर बन के बैठा हुआ है, तो देख लें लोगों के साथ हम क्या डील करते हैं। यानी जो भी हमारे सबऑर्डिनेट हैं, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। एक बयान में मैंने इसी से मिलती जुलती एक सुनी थी हदीस। एक सहाबी थे, वो अपने गुलाम को मार रहे थे। अब उस दौर में गुलामों का रिवाज है और गुलाम को मारपीट भी करनी पड़ती है। वो गुलाम को मारपीट रहे थे, यकीनन गुलाम ने कोई गलती की होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से ये फरमाया, नहीं कहा कि क्यों मार रहे हो, ये भी नहीं पूछा कि क्या मसला क्या है, बस उनसे ये फरमाया कि मुझे अल्फाज भूल रहे, मफहूम बता रहा हूं कि ये जो तुम अपने गुलाम पे इस वक्त कादिर हो ना, अल्लाह तुम पे इससे ज्यादा कादिर है। यानी अगर मालिक अपने गुलाम की गलती पे उसको सजा दे रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं की, उसने गलती क्यों की, तो ये याद रख लो कि अल्लाह ताला ज्यादा कादिर है। अगर उसने तुम्हारी गलती पकड़ ली तो फिर उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है। उसका ऐसा असर हुआ कि उन सहाबी ने उस गुलाम को आजाद ही कर दिया। तो जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। 72 में मिलते हैं।